जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चलते हैं एनसीईआरटी की क्लास लेकर। कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक है और एनसीईआरटी आपको यहीं पर कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं, हमारे अतीत हैं और हमारे अतीत में आपको पढ़ना है पहला चैप्टर में। तो देखते हैं, ये देखो, प्रस्तावना है या उद्देशिका है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कितने कौन सा शब्द प्रस्तावना में, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था का प्रयोग दिया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और समता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। प्रतिष्ठिता और अवसर की समता है। तो ये चीज़ें प्रस्तावना से हैं। और ये कब, किस तारीख को पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इसके बाद चलते हैं आगे। पहला चैप्टर लेके चलते हैं। ये विषय सूची है, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर क्या है? क्या, कब और कैसे, ये आपको पढ़ना है। आखिर तक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये भी पढ़ना है। आरंभिक नगर, ये क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। नए प्रश्न, नए विचार, ये चैप्टर 6 है। 7 चैप्टर है आपका अशोक, एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। 8वां चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 9वां चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है नए साम्राज्य और राज्य। 11 चैप्टर है इमारतें, चित्र और किताबें। तो ये आपको चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे, साढ़े 11 चैप्टर तक। तो आ गए पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर क्या है? क्या, कब और कैसे, ये पहला चैप्टर है। रसीदा है, ये रसीदा का इमेज दिया हुआ है। रसीदा क्या कह रहे? रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। तो 100 साल पहले क्या है? तो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मतलब प्राचीन चीज़ों को उसको जानना है कि पहले इतने साल पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगेगा, ये आपको बता कि पहले क्या हुआ था। तो ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो तुम रेडियो सुन सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो और पुराने लोगों से पूछ सकते हो। ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इसके बाद हम आखेटकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, कलाकार, संगीतकों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी पर
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि सबसे पहले लोग कहाँ रहे, तो नर्मदा नदी पर। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब संग्राहक मतलब है कि भोजन को इकट्ठा करना, पशुओं को पालना। तो ये चीज़ें क्या है कि वो जंगल से परिचित थे और भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वो जानवरों का आखेट मतलब शिकार करते थे। आखेट शिकार होता है। फिर इसके बाद चलते हैं आगे। आगे देखते हैं तुम अब उत्तर पश्चिम सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओगे। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो इस क्षेत्र में तो कहाँ पर हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो पूछा जाता है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था, तो गेहूं और जौ को। अगर यहाँ से पूछे कि कहाँ पर, तो पश्चिमी सुलेमान पहाड़ियों पर रहने वाले लोग। और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, तो गारो की और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। तो गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उत्तर पूर्व में। और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको मध्य भारत में बताना है। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि चावल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो विंध्य क्षेत्र में हुआ। आपको अब देखना है नदी को आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कौन सी, ये है किर्थर और सुलेमान पहाड़ियाँ, ये काबुल नदी है। इसके बाद सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। ये आपको याद रखना है। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। इसके बाद यमुना नदी आती है। ये यमुना नदी के और गंगा नदी में मिलती है, हिमालय से निकल कर आ रही। यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, चंबल। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी। और चंबल जो है विंध्य की पहाड़ियों से निकल कर आ रही है। इसके बाद नर्मदा नदी भी सतलुज पहाड़ियाँ से निकल कर आती है, नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी। गोदावरी दक्कन के पहाड़ों से निकल कर आती है। कृष्णा नदी तुंगभद्रा पश्चिमी घाट पर जाकर गिरती है। पेन्नार नदी पूर्वी घाट पर है। और कावेरी नदी। इसके बाद महानदी भी है जो पश्चिमी घाट की ओर बहती है। बाकी सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी अरब सागर की खाड़ी पर गिरती है। और बंगाल की खाड़ी पर कौन सी नदी गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी पर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। गारो की पहाड़ियाँ ये हैं, गंगा नदी, महानदी, ये सब गोदावरी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, ये सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं। तो ये नदियाँ भी आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो हमने बता दिया है पहले ही कि सिंधु की सहायक नदियाँ कितनी हैं, 5 हैं। कौन कौन सी थी, ब्यास थी, सतलज थी, रावी थी, चिनाव थी
और झेलम थी। तो ये 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। 4500 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों किनारे व समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो यहाँ सीटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कथन और निष्कर्ष में कि गंगा के किनारे किन कब शहरों का विकास हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, तो ये आपको पहले हम बता चुके हैं। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि गंगा के दक्षिण में मगध को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार के नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों को स्थापित की गई थी। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने क्या किया, एक उप महाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा के लिए असंभव नहीं था। अतः लोग काम की तलाश में प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। तो मतलब लोग एक यात्रा क्यों करते थे कि सेनाएं भी जाती थी और नदियों और पहाड़ियों से लोग जाया करते थे। मूल्यवान वस्त्र लेकर व्यापारी भी जाते थे। धार्मिक गुरु शिक्षा देने की सलाह से एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। तो ये यात्रा लोग क्यों करते थे, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लोग यात्रा क्यों करते थे। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो उप महाद्वीप का सीमाओं का निर्माण कौन करता है, तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करने आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उप महाद्वीप बाहर में भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन की ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। और कई सौ वर्षों लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो ये चीज़ आप यहाँ से हो गया। अब देश का नाम, ये इम्पोर्टेंट है। देश का नाम जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपने देश प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है अपने देश के लिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने इटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, इन्होंने सिंधु को कहा था हिंदोस तथा इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कृति रचित मतलब ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया शब्द कहाँ कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया शब्द कैसे पड़ा, तो इंडस से पड़ा है। और
संस्कृत में जिसे क्या कहते हैं, सिंधु कहते थे। और किसने दिया था? ईरान और यूनान के लोगों ने दिया था। अतीत के बारे में कैसे जाने? आगे है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें एक अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो पांडुलिपि के बारे में आपको क्या है कि पांडुलिपि क्या है कि हाथ से लिखी गई होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्यू स्क्रिप्ट तथा लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ है से निकलना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र हाथ से निकलना और हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये आपको ताड़पत्र दिख रहा है, इस पर लिखा गया है कि ताड़पत्र में लिखा जाता था पांडुलिपियों को। और कैसे बनाई जाती थी ये? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिखाया गया है। ये तो आप ताड़पत्रों से पृष्ठ देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कितने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा डाला और कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कई पांडुलिपियां आज में उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विरहों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो संस्कृत और तमिल में लिखी जाती थी और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो लोग बोलते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जो पत्थर पर लिखे जाते हैं। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। और इसमें अभिलेख मिलते हैं, उनमें राजा रानी के सहित स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण लिखते हैं। तो ये अभिलेख हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। आपको ये चीज़ आपको प्राप्त हुआ है क्या? यह एक प्राचीन नगर से प्राप्त है। इस तरह के पात्रों का उपयोग 1700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ होता था, जो आज के सिक्कों से अलग है। ये सिक्का है। ये क्या है? ये सिक्का है और ये बर्तन है। आगे चलते हैं। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं।
पुरातत्वविद क्या करते हैं, जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं और वहाँ से वनस्पति अवशेषों बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, अतीत या अनेक। अतीत या अनेक, तो अतीत या अनेक में चलते हैं। क्या है, क्या तुमने पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं या रानियों के तथा व्यापारियों और शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न था, जैसा हम आज भी देखते हैं। समय में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए इसको समझते हैं, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग आज भी अंडमान में क्या लोग मछली पालन, बिहार हो गया, वहाँ मछली, कुछ एरिया पे मछली खाते हैं। तो और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो साग सब्जी ये ही खाते हैं। तो ये चीज़ें भिन्नताएं हैं। अब आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है तिथियों का मतलब, ये आपको इम्पोर्टेंट है तिथियों का मतलब। अगर तुमने तिथि के विषय में शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तारीख का कोई और वर्ष बताएगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे याद रखना है वर्ष की गणना ईसा मसीह के धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इन पुस्तक में हम 2000 को अपनी प्रारंभिक विधि मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये चीज़ हो गया, और इतिहास और तिथियों के बारे में हम समझ लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी आपको लिखा मिलेगा, तो इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम्हें तिथियों में एडी मिलेगा, हिंदी में ई लिखा होता है। यानी क्या होता है इसका मतलब, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो ये चीज़ें आपको, अब ये लिपियां हैं,
ये लिपियां हैं। तो लिपि के बारे में क्या होता है कि इसमें क्या लिखा होता है। अभिलेखों और लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लिपियों में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। ठीक है, तो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने से एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये चीज आपको अज्ञात लिपि के जानने का एक प्रसिद्ध कहानी अज्ञात लिपि को जानने का प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। तो ये चीज़ें मिस्र के लोगों ने अज्ञात लिपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा किया था। फिर आगे चलते हैं हम। मिस्र के उत्तरी तट रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ के एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख तीन भाषाओं लिपियों यूनानी और मिस्री लेपों के दो प्रकार में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों का सार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने बताया था आपको। और ये उपयोगी शब्द क्या क्या है इस चैप्टर के। यात्रा है, हमने बताया, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है, स्तोत्र है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। किसका आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिद्ध सभ्यता में प्रथम नगर कब बना था? तो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कितने वर्ष पूर्व था? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान में लगभग कितना है? 2000 वर्ष पूर्व। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। नर्मदा घाटी में क्या था कि पहला नगर था जहाँ पर लोग क्या करने लगे थे? बसने लगे थे। तो इसको आपको मिला देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप काम करेंगे कि इनको मिला लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि रसीदा के प्रश्न फिर से पढ़ो और उनके उत्तर बताओ। तो ये चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, उसको हम अगले वीडियो पर देखेंगे। तो एनसीईआरटी के जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पहले चैप्टर से हमने करा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे दूसरे चैप्टर पर। इतिहास का ये चैप्टर आपको टेट, सीटेट, यूपीएससी, पुलिस, कोई भी एग्जाम है, एनसीईआरटी के नोट्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे और बुक लोगे बहुत महंगी पड़ेंगी। तो आप वीडियो से ही देखकर, ये बुकें ही हैं और पीडीएफ रूप में है, तो इनको बहुत प्राप्त किया गया है। तो इसके बाद आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।